हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल स्टडी सिस्टम। मैं हूं उज़र बलोचज़ादा। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एवोल्यूशन ऑफ आईआर, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे इवॉल्व हुए थे, स्टेट्स के दरमियान ताल्लुकात कब और कैसे डेवलप हुए थे, इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। अब देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए, यानी स्टेट्स के दरमियान जो ताल्लुकात डेवलप हुए थे उनको समझने के लिए हमने पहले ह्यूमन हिस्ट्री को समझना है कि ह्यूमन हिस्ट्री यानी इंसानों ने इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे बनाए। अब एक ज़माना था जिसे केव एजेस कहते हैं। केव एजेस वो ज़माना था जब लोग गारों में रहते थे, उनके खुराक यानी फूड का जरिया शिकार था, और वो पॉलिटिकल बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड थे। इसकी वजह यह है कि वो नंबर्स में, तादाद में कम थे, और वो इंस्टीट्यूशंस नहीं डेवलप कर पाए, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हों या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हों, लॉज हों जिनकी मदद से एक पॉलिटिकल लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होती है, वो उनको इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। तो लिहाजा वो एक यानी पॉलिटिकली बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड थे। उसके बाद जब वो नंबर में भी आगे आते गए, बढ़ते गए, उन्होंने फिर एक नया सिस्टम फूड के लिए यानी खुराक हासिल करने के लिए एक नया सिस्टम बनाया जिसे एग्रीकल्चर ड्यूरेशन कहते हैं। अब देखिए, एग्रीकल्चर जब लोग बाहर आए गारों से, उन्होंने काश्त करना शुरू कर दिया, ज़मीनों को इस काबिल बनाया कि जिन पे वो काश्त कर सकें, खेती बाड़ी कर सकें, ताकि वो अपना खुराक वहाँ से हासिल कर सकें। अब लोग छोटे छोटे महल्लात में, छोटे छोटे गाँव में वो बसना शुरू हो गए। अब एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों के साथ उनकी कमर्शियल रिलेशंस बन गए, यानी हिस्ट्री में पहली बार इंसानों के दरमियान ताल्लुकात बने जो कि इकोनॉमिक रिलेशंस थे। अब इस गांव के लोग अपने जो कमोडिटीज यानी गुड्स थे, खुराक के, वो दूसरे गांव में बेचते थे, और दूसरे गांव के जितने वो गुड्स थे वो दूसरे गांव में वो बेचते थे। उनके दरमियान पहली बार यानी रिलेशंस बन गए जो कि कमर्शियल रिलेशंस थे। उसके बाद लोग मजीद जब एडवांस होते गए तो उन्होंने सिटी स्टेट सिस्टम इस्टेब्लिश किया, यानी छोटे शहर थे जो कि मुल्कों यानी स्टेट्स की तरह वो सॉवरेन थे। फिर सिटीज़ के दरमियान फिर यानी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशंस बन गए। उसके बाद मजीद आगे इंसान आता गया तो उन्होंने किंगडम्स बनाए, यानी अब किंगडम्स शहरों से बड़े थे। अब वो जंग के ज़रिए, वॉर्स के ज़रिए अपना टेरिटोरी एक्सपेंड करते थे। तो इसके बाद जो है ना 30 इयर्स ऑफ वार हुई थी। पहले इकोनॉमिक रिलेशन थे, अब वो कॉन्फ्लिक्चुअल यानी वॉर्स में तब्दील हो गई। अब पहले इकोनॉमिक रिलेशन यानी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था, अब वो वॉर्स के जरिए अपना टेरिटोरी भी एक्सपेंड कर रहे थे, अपना जो इकोनॉमिक और दूसरे जो रिसोर्सेज उनके पास नहीं थे, वो दूसरे जितने किंगडम्स थे उनमें अगर होता था तो एक पावरफुल किंगडम अपनी ताकत के जोर पे उस किंगडम से वो रिसोर्सेज और वो इकोनॉमिक चीज़ें वो उनसे छीन लेता था बजोर बाजू। अब क्या होता था ना कि जब रिलेशंस जब इतने ज़्यादा कन्फ्लिक्चुअल हो गए, वॉर्स इतने ज़्यादा हो गए कि एक जैसे हिस्ट्री में कहते हैं ना 30 इयर्स वॉर, यानी एक वार हुई थी जिसे वो 30 साल तक वो जारी रही। वो डिफरेंट यानी वो जो सिटीज़ थे या वो किंगडम्स थे उनके दरमियान लड़ी गई, जो कि उनमें जो एम्बिशंस थे वो पॉलिटिकल भी थे, रिलीजियस भी थे, वो दूसरी किस्म के भी एम्बिशंस थे, जो एक सिटी एक किंगडम दूसरे के साथ लड़ती थी। तो 1618 से लेकर 1648 तक वो 30 साल यानी 30 इयर्स वार जारी रही। तो उसके बाद जो जितने किंगडम्स थे, जो सिटीज़ थे, वो जंगों से बेजार हो गई। वो उन्होंने फिर ये सोचना शुरू कर दिया कि कोई ऐसा आइडिया लाया जाए जिसके थ्रू एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि जंगों को रोका जा सके। फिर उन्होंने क्या किया कि नेशन स्टेट सिस्टम को उन्होंने डेवलप किया, यानी हर नेशन का अपना स्टेट होता था। हर नेशन को अपने स्टेट में रहकर, अपनी टेरिटोरी में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती थी। वो दूसरे स्टेट के अंदर वो दखल अंदाजी यानी इंटरफेरेंस नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के ज़रिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट दे दिया, जो कि 1418 में दिया गया। अब इस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के ज़रिए उन्होंने कहा कि अब जितने स्टेट्स हैं उनकी जितनी टेरिटोरी है वो उसी टेरिटोरी में रहें, अब उस टेरिटोरी को एक्सपेंड करने के लिए वो कोई जंग ना लड़ें। तो जब वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हो गए तो उन्होंने इन्वेंशन का दरवाज़ा खोला कि उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी
اس کا ایک سمر ہے کہ جب انڈسٹریل ریولوشن جب یورپ میں آیا تھا 18 سینچری میں، تو اب ایک نارتھ پول اور ایک ساؤتھ پول تھا. اب یورپ میں انڈسٹریل ریولوشن تو آیا تھا، انڈسٹریز ان کے پاس تھے، مشینیں تو ان کے پاس تھی، لیکن ان کے پاس وہ مشینیں نہیں تھیں کہ جن کے ذریعے سے وہ یعنی گڈز بنائیں، چیزیں بنائیں. فار ایگزامپل اگر وہ کپڑے بنانا چاہتے تھے تو ان کے پاس وہ مشینیں تو تھی کپڑے بنانے کی، لیکن ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں تھے، یعنی کاٹن نہیں تھا جس کی مدد سے وہ کپڑے بنا سکیں. تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہیں جب یعنی نیچرل ریسورسز کی ضرورت پڑی تو پھر انہوں نے چونکہ یورپ میں اس طرح کی جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ بہت کم ہیں، بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، جبکہ جو یعنی کہ وہ جسے نارتھ پول کہتے ہیں اس میں مشینیں، انڈسٹریز وغیرہ تھیں، لیکن ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے. ریسورسز کہاں تھا؟ ریسورسز ساؤتھ پول میں تھا، ان کے پاس مشینیں تھیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ساؤتھ پول کے ساتھ ریلیشنز بنائے، یعنی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نیچرل ریسورسز دے دیں، آپ ہمیں یعنی ریسورسز دے دیں، ہم آپ کو گڈز دیں گے. تو پھر کیا ہوا، جو ساؤتھ پول کی جتنی اسٹیٹس تھے، کنٹریز تھے، انہوں نے ان کو ریسورسز دینا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے انہیں کیا دینا شروع کر دیا، انہوں نے پھر انہیں تیار گڈز یعنی فنش گڈز انہیں دینا شروع کر دیا. فار ایگزامپل ایک کاٹن دیتے تو پھر وہ کپڑا دیتے تھے. یعنی اب ریلیشنز پھر سے ایک بار پھر وہ ری ڈیفائن ہو گئے. اب دیکھیں، ایک تو انڈسٹریلائز اسٹیٹس ہیں اور دوسرے ریسورسز ہیونگ اسٹیٹس ہیں. تو پھر ان کے درمیان اکنامک ریلیشنز ایک بار پھر سے ری ڈیفائن ہو گئے. اب ایک زمانے تک ان کے درمیان یہ ریلیشنز ایسی کنٹینیو رہے کہ وہ یہاں سے ریسورسز لے جاتے تھے اور پھر وہ یہ وہاں سے جو ہے نا فنش گڈز خریدتے تھے. تو ریلیشنز ایسے آگے بڑھتے گئے. لیکن اس کے بعد یورپ والوں نے یہ سوچا کہ کیوں ایسا نہ کیا جائے، چونکہ ہمارے پاس اب انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ان کے پاس طاقت بھی آ گیا تھا، یعنی وہ طاقت کے ذریعے بھی جو ریسورسز تھے، جو یعنی ساؤتھ پول تھا اس کے پاس ریسورسز تو تھے لیکن طاقت نہ تھا. تو انہوں نے پھر سوچا کہ اپنے طاقت کے زور پہ جو ساؤتھ پول کی ریسورسز ہیں انہیں کیپچر کیا جا سکے. تو پھر کیا ہوا کہ رائز آف کالونیلزم ہوا کہ کالونیز کے ذریعے، نو آبادیاتی نظام کے ذریعے ان ریسورسز کو کیپچر کیا جائے. تو پھر یورپ نے جو ساؤتھ پول کے اسٹیٹس تھے، فار ایگزامپل سب کانٹیننٹ تھا، افریقن اسٹیٹس تھے، ان پہ انہوں نے ان کو اپنی کالونی بنایا. تو کالونی بنانے کے بعد وہ ان ریسورسز کے مالک بن گئے، یعنی جتنی ریسورسز تھے اب ان کے اپنے ہاتھ میں آ گئے تھے، تو لہٰذا اب انہیں وہ ریسورسز خریدنا نہیں پڑتے، بلکہ وہ یہ ریسورسز وہاں پہ اپنے ملک میں بیچ دیتے تھے، اور وہاں پہ وہ ان کو جو ہے نا مینوفیکچر کرتے تھے، اور پھر وہاں سے ان کو واپس اسی اسٹیٹس میں وہ بیچ دیتے تھے. تو لہٰذا اب اسٹیٹس کے درمیان وہ ریلیشن کالونیلزم کی بنیاد پر ہوئی تھی. پہلے وہ لیتے تھے اور خریدتے تھے اور بیچتے تھے، اب وہ جتنی ریسورسز تھیں وہ ان کو اپنے ملک میں لے جانا شروع کر دیا انہوں نے، اور پھر ان کو فنش گڈز یعنی مینوفیکچرڈ گڈز انہیں قیمت پہ دیتے تھے. لیکن اس دوران جو اسٹیٹس پاورفل تھے وہ ان کو کالونی نہیں بنا سکے. اب اس کے بعد ہم اگر ماڈرن ڈیولپمنٹس کو دیکھ لیں کہ اس کے بعد یعنی 20th سینچری میں کیا ہوا تھا. تو 20th سینچری میں جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی، کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کالونیلزم کو ان کی بنیاد رکھی، ان کے پاس طاقت بھی آ گیا تھا، ان کے پاس وہ ویپنز بھی آ گئے تھے، تو پھر انہوں نے آپس میں جنگ لڑنا شروع کر دیا. تو پھر جب ورلڈ وار 1 ہوئی تھی، ورلڈ وار 1 میں یہ ہوا تھا کہ یورپ بری طرح جو ہے نا ڈسٹرائے ہو گیا تھا، تباہ ہوا تھا. تو پھر ایک بار پھر سے ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کی طرح جتنے یورپین اسٹیٹس تھے، ویسٹرن اسٹیٹس تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ایک ایسا سسٹم پھر سے ایک انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیا جائے جن کی بنیاد پہ، جن کے بیسس پہ ایک بار پھر جنگوں کو روکا جا سکے. تو پھر انہوں نے لیگ آف نیشنز بنایا تھا ورلڈ وار 1 کے بعد. تو اب کیا ہوا تھا کہ ان میں اس لیگ آف نیشنز کے وہ جو کانسٹیٹیوشن تھی اس میں یہ ہوا تھا کہ اب کیا کرنا ہے کہ جنگیں نہیں ہونی چاہیے. انسٹیٹیوشنز کے ذریعے جتنے مسئلے ہیں، جتنے ایشوز ہیں اسٹیٹس کے درمیان، ان کو پولیٹیکلی ان کو ریزالو کیا جائے.
तो अब स्टेट्स फिर से जो है ना पीस के साथ रहना शुरू हो गए, उनके फिर जो रिलेशंस थे फिर से वो पीसफुल होना शुरू हो गई। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस देखें, उसके बाद लेकिन क्या हुआ था कि जब जर्मनी ने एक बार वर्ल्ड वार वन में जंग छेड़ी थी, दूसरी बार वर्ल्ड वार सेकेंड में, वर्ल्ड वार टू में भी उसने जर्मनी ने जंग छेड़ी थी। तो फिर क्या हुआ, वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद यूरोप और यानी खुसूसन यूरोप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था, बहुत ज़्यादा वीक हुआ था। तो उन्होंने फिर से उन्होंने कहा कि जो लीग ऑफ नेशंस है वो एक वीक इंस्टीट्यूशन है, वो स्टेट्स के जो जितने इश्यूज हैं वो उनको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक तो अमेरिका ने वो इंस्टीट्यूशन बनाया था, यानी लीग ऑफ नेशंस अमेरिका ने बनाया था, लेकिन अमेरिका ने खुद ज्वाइन नहीं किया था। इस पे हम एक और वीडियो में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो अब उन्होंने कहा कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो कि हकीकत में परफेक्टली स्टेट्स की इश्यूज को रिजॉल्व कर ले। तो फिर उन्होंने यूएनओ बनाया था, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जनरल असेंबली भी बनाई और सिक्योरिटी काउंसिल भी बनाए कि ताकि वो स्टेट्स अपना जितने उनके इश्यूज हैं वो यहाँ पे रिजॉल्व कर लें। तो वर्ल्ड वार टू के बाद स्टेट्स मज़ीद करीब आ गए और उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की जो एक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। देखिए उसके बाद उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस तो एक वाहिद अगर इंस्टीट्यूशन हो तो ये सारी इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पाएगा, लिहाजा उन्होंने इसके साथ साथ WTO जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ताकि स्टेट्स ट्रेड के जरिए करीब आ जाएं। स्टेट अगर एक स्टेट दूसरे के साथ ट्रेड कर रहा है तो उसके साथ जंग नहीं करेगी, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मजीद इंस्टीट्यूशन बनाया जाए कि जैसा कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे उन्होंने डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस उन्होंने डेवलप किया। तो फिर क्या हुआ कि इसके बाद रीजन्स थे जितने, यानी रीजनल स्टेट्स थे, जिस तरह के साउथ एशिया के स्टेट्स थे, ईस्ट एशिया के स्टेट्स थे, या वो अमेरिकन जो नॉर्थ यानी कि अमेरिकन स्टेट्स थे, यूरोपियन स्टेट्स थे, उन्होंने ये सोचा कि रीजनल बेस पे कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए ताकि जो एक रीजन है, अक्सर जंगें तो अपने यानी नेबर्स से होती हैं, तो उन्होंने कहा कि अब रीजन के बेस पे यानी रीजनल बेस पे इंस्टीट्यूशन डेवलप हों ताकि एक रीजन अपने यानी विद इन रीजन कोई जंग ना हो। तो फिर यूरोप ने यूरोपियन यूनियन बनाया और अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिका उसने ये इंस्टीट्यूशन बनाया और आसियान बन गई ईस्ट एशिया में और सार्क बन गया यहाँ पे साउथ एशिया में। तो अब इन इंस्टीट्यूशंस के जरिए अब जो रीजनल स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं ताकि ट्रेड के जरिए जंगों को रोका जा सके। तो अब जब स्टेट्स इतने ज़्यादा करीब आ गए तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, यानी ग्लोबलाइजेशन के तहत स्टेट्स इतने करीब आ गए, इतने वो मतलब क्लोज हो गए कि उन जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि अब एक स्टेट की जितने इन्वेस्टमेंट भी हैं दूसरे स्टेट्स के साथ और उसके दूसरे स्टेट के साथ इतने रिलेशन बन गए हैं कि एक स्टेट दूसरे के साथ मजीद जंग करने के लिए तैयार नहीं होता। तो यानी स्टेट पहले क्या हुआ था कि लोग कैवेजेस में रहते थे, कोई रिलेशन नहीं था। उसके बाद सिटी स्टेट सिस्टम बन गया, एग्रीकल्चर एज बन गया, तो यानी लोग आना करीब आना शुरू हो गए। फिर किंगडम्स बन गए, किंगडम्स के दरमियान जंगें होती रहीं। उसके बाद यानी इंस्टीट्यूशंस बन गए, इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए जंगों को रोका गया, यानी वर्ल्ड वार वन हुआ, उसके ज़रिए वर्ल्ड वार यानी लीग ऑफ नेशंस बन गया और UNO बन गया। और फिर उन्होंने कहा कि एक इंस्टीट्यूशंस को मज़ीद ज़्यादा किया जाए ताकि इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए जंगों को रोका जा सके और स्टेट्स के जो रिलेशंस हैं रिलेशन को मज़ीद मजबूत किया जाए। तो फिर रीजनल बेस पे भी उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए और जब इतने इंस्टीट्यूशंस बन गए, स्टेट्स इतने ज़्यादा करीब आ गए, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने अब सोचना शुरू कर दिया कि अब एक स्टेट की दूसरे स्टेट के साथ इंटरेस्ट हैं, मुफाद हैं, तो इसकी बुनियाद पर अगर एक स्टेट दूसरे के साथ जंग करेगी तो फिर दोनों मुल्क जो है नुकसान उठाएंगे। तो इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया कि अब स्टेट्स के दरमियान रिलेशन जो है ना इकोनॉमिक भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, स्ट्रेटेजिक भी हैं और मिलिट्री रिलेशंस भी हैं। तो आज हम अपना ये टॉपिक यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम मज़ीद इस तरह की वीडियो बनाते रहें। थैंक यू सो मच।